नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि पिछले दिन की कक्षा में आपको जो कुछ बताया गया था उसमें आपने पढ़ा था, देवनागरी लिपि की विशेषता को आपने पढ़ा था, देवनागरी लिपि का स्वरूप क्या था, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। तो 3-4 टॉपिक आपको बताने का काम किया गया था। आज हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक उसमें छूटा है, देवनागरी लिपि के दोष। आज का टॉपिक होगा देवनागरी लिपि की दोष। ये देखिए आपका टॉपिक ये है कि देवनागरी लिपि के दोष, यानी उसके कहने का ये मतलब है कि क्या इस देवनागरी लिपि में भी कुछ दोष है, इसके अंदर भी कुछ न कुछ कमियां हैं। हो सकता है आपके पेपर में यदि ऐसा दे ही दे कि देवनागरी लिपि के अवगुण या उसके दोष जो कुछ करके दे दे तो आपको लिखना पड़ेगा उसमें। ऐसे आपने उसकी विशेषता में लिखा होगा कि देवनागरी लिपि के प्रत्येक अक्षरों का उच्चारण किया जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो इस तरह की तमाम चीजों को आपने किया होगा। आज हम पढ़ेंगे कि देवनागरी लिपि के दोष क्या है। तो उसने कहने का ये काम किया है कि इस देवनागरी लिपि में कुछ दोष भी है, इसके कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण में क्या है? कहता है कि देवनागरी जो लिपि है, इस देवनागरी लिपि के अंदर खुद कुछ न कुछ कमियां हैं। उस कमियों को ही आज हम जानने का काम करेंगे। तो पहली कमी उसने बताने का काम किया हुआ है, देवनागरी लिपि में देवनागरी कहता है देवनागरी लिपि में अनावश्यक वर्ण भी हैं। अनावश्यक वर्ण कहता है कि देवनागरी लिपि में कुछ अनावश्यक वर्ण है, जिन वर्णों को होना नहीं चाहिए वो है। क्योंकि होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इसमें काफी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए कुछ संशोधन तो हुए कि जो देवनागरी लिपि में कुछ कमियां थी उनको दूर करने का काम किया गया। कुछ अक्षरों में ऐसी समस्या थी, उन अक्षरों को सामान्य अक्षर के रूप में लाने का काम किया गया। तो उसने कहने का काम किया हुआ है, इसमें कुछ अनावश्यक वर्ण है। अनावश्यक वर्ण में कहता है, जैसे उसने बता रखने का काम किया हुआ है री, कहता है ये अनावश्यक वर्ण है, इसकी आवश्यकता देवनागरी लिपि में नहीं है, लेकिन आज भी है, ये चल रहा है। दूसरी कहता है वह ली, पहला अनावश्यक वर्ण है री और दूसरा है ली, तथा तीसरा है ये श। इस स से भी, इस स के बिना रही भी काम चल सकता है, इसकी जगह पे बड़ा स का प्रयोग किया जाता है। तो उसने कहने का काम ये किया हुआ है कि जो हमारी देवनागरी लिपि है, जिस देवनागरी लिपि हम लोग हिंदी को लिखने का काम करते हैं, इस देवनागरी लिपि में कुछ अनावश्यक वर्ण भी हैं, जैसे री और ली। री और ली ये तीन अनावश्यक वर्ण हैं। दूसरी बात कहता है, दूसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, इसमें शिरोरेखा, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग, शिरोरेखा का, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाए। शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। दूसरी बात कहता है कि जो देवनागरी लिपि, इस देवनागरी लिपि में एक बात और इसका विशेषता है, इसकी जो दोष है, कहता है इसमें शिरोरेखा, शिरोरेखा मतलब वो है ना कि सर, ये अक्षर जो होते हैं उन अक्षरों के ऊपर जो पाई खींचने का काम किया जाता है, कहता है ये एकदम आवश्यक माना गया है। इससे कहने का काम ये करता है कि इस शिरोरेखा के द्वारा सुंदरता को बढ़ाए जाने का काम किया जाता है, पहली बात।
दूसरी बात कहता है कि इससे शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है, जिससे अर्थ को प्रकट करने में आसानी होती है। इसलिए कहता है कि इस देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग एकदम आवश्यक मानने का काम किया गया है। और तीसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, वर्णों की संयुक्त करने, वर्णों की संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था, वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं। वर्णों को संयुक्त करने के लिए इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं। कहता है इसके जो वर्ण हैं, इसके जो अक्षर हैं, इन वर्णों को जोड़ने के लिए उसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं। कुछ ऐसे आद्य अक्षर होते हैं, कब जुड़ जाएगा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस अक्षर के बाद इसको जुड़ना चाहिए, बस ये है। इसलिए कहता है कि वर्णों को इसमें जोड़ने की या संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। एक बात और इसने कहता है, ई की मात्रा का लेखन, ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण, वर्ण के बाद पहले पर उच्चारण वर्ण की बात कहता है। जो ई की मात्रा है, इस मात्रा का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद होता है, और इसकी मात्रा ये होती है, ये छोटी की मात्रा होती है, ये भी छोटी है। कहता है ई की जो मात्रा का लेखन, यानी ई की जो मात्रा है उसका लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण के बाद होता है। यानी वर्ण के पहले, अक्षर के पहले लगता है लेकिन उच्चारण के बाद उसका प्रयोग होता है। और अगली बात कहता है ये, इसमें कुछ वर्णों को पढ़ने में भ्रम होता है। जैसे कहता है इस देवनागरी लिपि में इसमें कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, उन वर्णों को पढ़ने में भ्रम होता है, शंका होता है कि क्या लिखा है। जैसे में ये ख है, अब का रूप है, इसके पहले इसका रूप ये होता था, ये स्पष्ट नहीं हो पाता था, ये र है कि वह है, जबकि र अलग होता है और वह अलग होता है। और जो अगर शिरोरेखा के हिसाब से अगर हम लिख दें ऐसे करके र और वह जोड़ने का काम, ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा ये ख लिखा है कि क्या लिखा हुआ है। ये कहता इसमें एक भ्रम है। भ्रम किसमें होता है? ये भ्रामक स्थिति होती है इसमें, और ये सही है। ये भ्रम होता है इसमें, ये क्या होता है? ये सही है। इसमें संशोधन करने का काम किया कि इसको जोड़ दिया जाए, उसको सटा दिया गया है। अब स्पष्ट होता है कि ख का प्रयोग ऐसे होता है, और उसी तरह क्या, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, लिखा होता है पंखा, जैसे ऐसे लिख के और ऐसे कर देगा, ये अब स्पष्ट नहीं होगा कि वो क्या लिखा है, पंखा लिखा है कि पंगरवा लिखा है। इसलिए कहता है कि ये हमारी देवनागरी लिपि में एक वहम पैदा करता है, भ्रम पैदा करने का काम करता है। और अगली बात इसने कहने का काम किया हुआ है, लिखते समय हाथों को बार बार उठाना पड़ता है।
बार बार उठाना। देखिए ये है हमारी देवनागरी लिपि में कुछ दोष भी हैं। तो दोष यही है कि इसमें लिखते समय ये कहता है कि देवनागरी लिपि के जो दोष हैं, यही सामान्य रूप से उसको दोष है कि देवनागरी लिपि में अनावश्यक वर्ड भी कुछ है। यानी देवनागरी जो लिपि है, इस देवनागरी लिपि में कुछ अनावश्यक वर्ड हैं जिनका प्रयोग बहुत विशेष नहीं है, लेकिन है, प्रचलन में है। दूसरी बात कहता है इसमें शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। क्योंकि देवनागरी लिपि में एक और दोष है कि अगर आपने अक्षर लिख दिया है, अगर उसको कोई पाइप खींचने का काम नहीं करते, माथा उसका भरने का काम नहीं करते हैं, ये भी क्या है एक प्रकार का ये अनावश्यक साबित हो जाने का काम करेगा, दोष हो जाने का काम करेगा। कहता है कि शिरोरेखा आवश्यक है। इसलिए यहां कहता है कि जो शिरोरेखा है यह अनावश्यक है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरी बात कहता है वर्णों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं। कहता जो वर्ण है, जो अक्षर हैं, उन अक्षरों को जोड़ने की कोई निश्चित व्यवस्था इनकी नहीं है। और अगली बात कहता है ई की मात्रा का लेखन। कहता है जो छोटी वाली ई होता है, उस छोटी वाली ई की जो मात्रा का लेखन होता है लिखने के, वह वर्ण से पहले, यानी जो छोटी वाली ई है वह लेखन में लिखने से पहले होता है प्रयोग, लेकिन उच्चारण वर्ण के बाद, जैसे कह दिया जाए कि, तो जो ई का प्रयोग हो रहा है वह क के बाद हो रहा है। जैसे की लिखना है तो ई का जो प्रयोग हो रहा है वर्ण के बाद हो रहा है उसका उच्चारण, लेकिन लिखा जा रहा पहले और प्रयोग हो रहा है उसका बाद में। अगली बात कहता है कि इसमें कुछ वर्णों को पढ़ने में भ्रम भी होता है। यानी देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको पढ़ने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा भ्रम होता है। जैसे ख को पढ़ने में भ्रम होता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा ये जो झ है, इस झ को भी पहले अजब का होता था भाई, ये जो ऐसे होता था, ये झ ऐसे झ होता था, लेकिन अब क्या है ये झ ऐसे हो गया है। तो तमाम प्रकार की समस्या थी, तो इसका संशोधन होने का काम किया गया है और संशोधन होने के बाद इस तरह के प्रयोग होने लगे। अगली बात कहता है कि लिखते समय बार बार हाथों को उठाना पड़ता है। देवनागरी लिपि में एक और दोष है कि लिखते समय, देवनागरी लिपि में लिखते समय बार बार हाथ को उठा करके पुनः लिखने का काम किया जाता है, ये उसके दोष हैं। तो आपने समझा देवनागरी लिपि के दोष। कुछ चीजें और हम यही आपको बताने की कोशिश करेंगे। कहता है देवनागरी लिपि में इसको या तो मिटा दें, रुकिए यहां तक है, इसको मिटा देते हैं। आपने इसको समझा। अब यहां लिखा है देवनागरी टॉपिक है देवनागरी नहीं, माफ कीजिएगा, ये लिखा लिपि संकेतों, लिपि संकेतों एवं मात्राओं का ज्ञान, एवं मात्राओं का ज्ञान। ये दूसरी टॉपिक है कि लिपि संकेत जो है उस संकेतों और जो मात्राओं का ज्ञान है वह क्या है। इसमें कहता है, पहली बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि देवनागरी लिपि में 11 स्वर है। देवनागरी लिपि में 11 स्वर है, पहली बात। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, देवनागरी लिपि में 41 व्यंजन होते हैं। 41 व्यंजन
41 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। तीसरी बात कहता है ये, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग, व्यंजन के साथ स्वर का, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर, स्वर का संयोग, स्वर के साथ संयोग होने पर उसका जो रूप होता है, उसका जो रूप, उसका जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। उसे मात्रा कहते हैं। ये है आपके लिपि संकेतन मात्राओं का ज्ञान। कहता है कि देवनागरी लिपि में 11 स्वर होते हैं और देवनागरी लिपि में 41 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 52 वर्ण होते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर का जब संयोग होता है, स्वर का जब मेल होता है, स्वर का जब मिलन होता है, उसके मिलन होने के बाद स्वर का संयोग जब व्यंजन से होने का काम करता है, तो व्यंजन के साथ जब स्वर का मिलन होता है, संयोग होता है, एकाकार होने का काम करता है, तो उसका रूप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी स्वर के साथ व्यंजन का मिलना ही उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के साथ व्यंजन के मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहने का काम किया जाता है। तो ये रहा आपका देवनागरी लिपि के दोष और लिपि संकेतों की मात्राओं का ज्ञान। तो मात्रा के ज्ञान में से और देखिए, मात्रा में ये कहता है ये ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ये देखिए है। अब इसी में क्या करेगा? एक काम और करता। अब वो क्या करेगा? ये तो मात्रा हो गई। इस मात्रा को किसी स्वर पे जब लगाएगा तो स्वर क्या होता है? देखिए, ओ की कोई मात्रा ही नहीं होती है। तो यहां क, का, की, कू, क्री, के, कै, कू, को। इस तरह से ये मात्रा लगने का काम करता है। और जो मात्राएं होती हैं, ये जो मात्रा का रूप होता है, मात्रा का रूप यही होता है। ए, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, के, कै, को, ये मात्रा है। देखिए, ये है मात्रा, ये है व्यंजन, ये व्यंजन है और ये स्वर है। तो कहता है मात्रा किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन पे किसी स्वर का संयोग होता है, यानी व्यंजन से जब स्वर का मिलन होने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहने का काम किया जाता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।